इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, असम से लेकर केरल तक आज की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों में कोई पॉलिटिकल बात क्यों नहीं की। 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है। एंटी मोदी मोर्चा महागठबंधन बनाकर चैलेंज दे रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी कहां बिजी हैं? हमने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को बारीकी से देखा। मोदी का पॉलिटिकल प्रोग्राम तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री कैसी तैयारी कर रहे हैं, यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा। भारत माता की। 5 राज्यों में चुनाव ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट वंदे वंदे। पिछले 48 घंटे में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अगले 62 दिन में मोदी क्या क्या करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल साइंस, नरेंद्र मोदी का सोशल साइंस, नरेंद्र मोदी की एनवायरमेंटल साइंस 3, 2, 1, 0 और नरेंद्र मोदी का स्पेस साइंस आने वाले चुनाव के रिजल्ट को कितना बदलेंगे? चुनाव का मैदान जंग सज चुका है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उससे पहले मोदी के सभी सियासी दुश्मन हाथ मिला रहे हैं। मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हो चुका है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने मोर्चा बनाकर मेगा रैली की। उनके टारगेट पर ममता बनर्जी भी हैं और नरेंद्र मोदी भी। महागठबंधन के स्टेज पर क्या क्या हुआ, कुछ सैंपल देख लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। বাংলা বীর পুরুষ দিয়ে ব্রিটিশের মতো কালো হাতকে ভেঙে চুরমার করেছে। এই বাংলা থেকে আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে, বিজেপি মূলক কালো হাতটাকে আমাদেরও ভেঙে দেশ থেকে নিখোঁজ করে দিতে হবে। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पहले चुनावी भाषण के कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। रख देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, चूर चूर, काले हाथ। इन शब्दों से ही अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन ने कैसी टीम बनाई है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसे ही ब्रिगेड ग्राउंड के स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया। लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को देखते ही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का मूड बिगड़ गया। खिसियाए अधीर रंजन चौधरी माइक छोड़ने को जाने लगे। लेफ्ट नेता विमान बोस ने किसी तरह अधीर रंजन को मनाया, तब वो माने। अधीर रंजन चौधरी ने पीरजादा से हाथ भी नहीं मिलाया। अधीर रंजन क्यों नाराज हुए? राहुल गांधी कोलकाता क्यों नहीं आए? चुनाव का टाइम है, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। मुझे तो लगता है वो जगते कब है, वो सोई तो रहे। अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वो कहीं और समुद्र में गोते लगा रहे हैं। वो तो राजनीति की समझ ही नहीं है। राजनीतिक रूप से तो परमानेंट ही सोए हुए हैं। अब उनको यही पता नहीं था कि मछली वाला विभाग मोदी जी कब का बना चुके। वो नींद से उठे और मांग कर दी मत्स्य विभाग बनाओ। अब ऐसे बाबा से ना तो कांग्रेस संभलेगी, देश संभलने का तो सवाल ही नहीं है। अब तो उन्हीं के खिलाफ उनके नेता बैठ रहे हैं जम्मू में। लेफ्ट कहता है कि बंगाल में उसकी लड़ाई ममता से है, लेकिन माइक संभालते ही उनकी जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम आ जाता है। और यहाँ पर बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भाजपा और तृणमूल। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाते हैं। अब अपने नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया मोदी साहब ने गुजरात में, और उस क्रिकेट स्टेडियम के दोनों किनारे किसके किसे है? एक है अदानी एंड, एक है अंबानी एंड। 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा जो दिया अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को, कॉर्पोरेटों को, उसको आपने माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन में बिहार के तेजस्वी यादव भी बंगाल जाकर 12th मैन का रोल निभाने को तैयार हैं।
क्या बंगाल में मुस्लिम वोट कटेगा? क्या भाईजान का वोट लेफ्ट और टीएमसी में बटेगा? 8 दौर की चुनावी लड़ाई लंबी है, मगर चुनाव प्रचार का जैसा आगाज हुआ है उससे इतना तो क्लियर है कि अगले 62 दिन बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल फाइट होने वाली है। कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि बीजेपी इस बार के चुनाव में सबसे कमजोर पिच पर बैटिंग कर रही है। 5 राज्यों में से असम इकलौता राज्य है जहां 72 साल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। वहां भी मोदी के सारे दुश्मन मिल चुके हैं। लड़ाई आमने सामने की है, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सारे नेता हैं। 5 राज्यों के बिग पॉलिटिकल फाइट में उतरने से पहले प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की। नरेंद्र मोदी के दुश्मन जब जाति और धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा करके उनकी गिनती करते हैं, तब नरेंद्र मोदी धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता को देखने का प्रधानमंत्री का नजरिया सबसे अलग क्यों है, ये उनको गौर से सुनकर ही समझा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयांति, अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा उत्सव न हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुख सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जब सारे नेता सोते जागते सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, तब नरेंद्र मोदी पानी बचाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कैच द रेन स्लोगन देते हैं और बारिश के पानी को बचाने की अहमियत समझाते हैं। देश में साइंस एजुकेशन कैसे बढ़े, नरेंद्र मोदी इसे लेकर प्रयत्न करते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे मसले भी मोदी अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं। $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% 85% खिलौने बाहर से आते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। मोदी के बारे में कई लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि प्रधानमंत्री सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, मगर ये काम तो मोदी विरोधी नेता भी करते हैं। वो क्यों नहीं करते, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल गांधी जब तमिलनाडु में रैली या रोड शो करने जाते हैं तो अपने साथ ट्रांसलेटर रखते हैं। तमिल भाषा, तमिल सेंटिमेंट से कनेक्टेड है। मोदी उस सेंटिमेंट की कद्र करते हैं, इसलिए तमिलनाडु की पब्लिक मीटिंग में वो तमिल बोलने का प्रयास करते हैं। वणक्कम चेन्नई, वणक्कम तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी तमिल नहीं जानते, इसलिए तमिल में ज्यादा नहीं बोल पाते। इस बात को वो छिपाते नहीं बल्कि मंजूर करते हैं। साथियों, कभी कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा
तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जब तमिल साहित्य के आगे सिर झुकाते हैं तो वो तमिल सेंटिमेंट से जुड़ जाते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते वो मोदी की जीत पर उंगली उठाते हैं। लेकिन मोदी कैसे जीतते हैं, लोग मोदी के नाम पर वोट क्यों देते हैं, इस पर वो कभी गहराई से नहीं सोचते। कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि जैसे ही कोई कांग्रेसी नेता मोदी की तारीफ कर देता है उसे पार्टी हाईकमान के इंटरनल ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। गुलाम नबी आजाद का एग्जाम्पल ताजा है। गुलाम नबी आजाद 40 साल तक कांग्रेस में रहे। आज हाईकमान उनको शक की नजर से देखता है। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मस्नवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता की भी नहीं सुनते। वो किसी भी बात पर फख्र नहीं करते। मोदी की राजनीति का विरोध करना समझ में आता है, मगर राहुल तो मोदी की हर नीति का ही विरोध करते हैं। बंगाल में राहुल लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केरल में उसी लेफ्ट के साथ दो हाथ करते हैं। शायद इसलिए राहुल बंगाल जाकर लेफ्ट के मंच पर खड़े नहीं हो पाते। राहुल गांधी अपना सारा जोर साउथ में लगा रहे हैं। केरल में कांग्रेस यूडीएफ का पार्ट है। तमिलनाडु में यूपीए को रिवाइव किया गया है। कांग्रेस यहां डीएमके की जूनियर पार्ट है। तमिलनाडु में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक नहीं बन पाया है। पुडुचेरी में इसी हफ्ते कांग्रेस की सरकार गिरी है। विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस बेहाल है। 6 अप्रैल को साउथ के तीनों राज्यों में वोट पड़ेंगे। राहुल पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी पुडुचेरी में गृहमंत्री अमित शाह के एक सवाल ने राहुल को लाजवाब कर दिया। हमारे पुदुचेरी में और कराईकल में मछुआरों के लिए, मछली के व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी पड़ी है, संभावनाएं पड़ी हैं। अभी राहुल गांधी यहां आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा अरे मोदी जी आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो। भैया राहुल तुम वैकेशन पर थे, मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। असम से लेकर तमिलनाडु तक महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि मोदी विरोधी वोट बंटने न पाए। महागठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद मुसलमान वोटों से है। असम में 35% वोटर मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर 28% हैं। केरल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। तमिलनाडु में सबसे कम 6.12% मुस्लिम वोटर हैं। महागठबंधन की दिक्कत यह है कि हर पार्टी की नजर इन्हीं मुसलमान वोटों पर है। बंगाल में ममता बनर्जी का भी दावा मुसलमानों पर है, तो लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा का मोर्चा भी मुसलमान वोटरों को अपनी जेब में बताता है। बंगाल की बड़ी लड़ाई को और अंदर से समझने के लिए एम फैक्टर को समझना जरूरी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इन तीनों जिलों में 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया और बीरभूम जिले में 30% से अधिक मुसलमान वोटर हैं। सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 46 सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 16 सीटों पर 40 से 50% वोटर मुस्लिम हैं। 33 सीटों पर 30 से 40% वोटर मुसलमान हैं। 50 सीटों पर 20 से 30% वोटर मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग 51% वोट को टारगेट करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए किसका किससे गठबंधन हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 51% वोट लाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ करके एक धार्मिक स्थल है मुस्लिम बंधुओं का, और उसके पीरजादा साहब हैं, ये उन्होंने एक संगठन खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि ये गठबंधन भी जिसको प्रभावित करे वो करे, बाकी हमें कोई प्रभावित नहीं करेगा। हमारी जीत और ज़्यादा सीटों से होगी। चुनावी मैदान जंग में नरेंद्र मोदी की एंट्री बंगाल से ही होने वाली है। फिलहाल तो मोदी के लोकल कमांडर सी दीदी की सेना और महागठबंधन पर
भारी दिख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें 75 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस का हाथ खाली है, क्योंकि ना अब तक इनोवा कार मिली है और ना ही इंटेलिया के बाहर कार में विस्फोटक रखने वाले का कोई सुराग मिला है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब एक आतंकी संगठन का मैसेज भी वायरल है। पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आप मुंबई में हमारे 4 रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस ने अब तक कितने सीसीटीवी चेक कर लिए? लापता इनोवा कार की तलाश कहां तक पहुंची? मुंबई पुलिस ने स्कॉर्पियो से मिले विस्फोटक का रूट कहां तक ट्रैक कर लिया? 3 दिन नाकाम रहने के बाद चौथे दिन मुंबई पुलिस के हाथ कितने खाली हैं या कुछ नया इनपुट मिला है? मुकेश अंबानी पर मंडरा रहे खतरे को काउंटर कर रही मुंबई पुलिस के सामने अब नया एंगल आ चुका है। जैश उल हिंद नाम से एक टेलीग्राम मैसेज वायरल है, जिसमें धमकी का लेटर पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई है। इस पोस्ट के ऊपर अरबी का शब्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसे पढ़ें तो उच्चारण सही नहीं बैठता। जिस टेलीग्राम चैनल पर यह मैसेज क्रिएट किया गया है, उसका लोगो भी बदला गया है। उस पोस्ट में अंबानी परिवार को धमकी भी दी जा रही है, एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है जिसमें पैसे की भी मांग की गई है। मुंबई के एंटीलिया बॉम्ब स्केयर मामले में महाराष्ट्र सरकार का मुख्यालय मंत्रालय में जो है गतिविधि काफी बढ़ गई है। गृह विभाग के अंदर आला अधिकारियों की बैठकें लगातार जारी है। इस पोस्ट को लेकर पुलिस कुछ कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन इस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि जैश उल हिंद का नाम आने के बाद इसे ना चाहकर भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसा क्यों है वो भी समझिए। 29 जनवरी दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। दुनिया भर में ये खबर सुर्खियों में रही। इजराइल से लेकर गल्फ और अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस ब्लास्ट पर बात हुई। और अब 25 फरवरी करीब 1 महीने बाद मुंबई में अंबानी के घर के बाहर मिला विस्फोटक मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज बन गया है। मुंबई पुलिस ने टेरर एंगल से अब तक इनकार नहीं किया था, लेकिन इस पोस्ट के आने के बाद मुंबई पुलिस ने अपने जांच का दायरा और बढ़ाया है। वो टेरर एंगल के साथ साथ दूसरे एंगल से भी जांच जारी रख रही है। वहीं इस आतंकी संगठन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्ट कहां से वायरल हुआ, टेलीग्राम के जरिए किसने पोस्ट किया, इसकी भी जानकारी मुंबई पुलिस एटीएस के साथ साथ एनआईए भी जुटा रही है। मुंबई पुलिस बेहतर समझती है कि ये मैसेज वाकई गंभीर है या ये एक मजाक है, लेकिन जाहिर है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी जांच इस वक्त 3 लोकेशंस को लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारे रिपोर्टर भी सभी लोकेशन पर हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हो, चाहे वो मोलोन टोल प्लाजा हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच का ऑफिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय। इस केस में सबसे नया अपडेट क्या है, अब वो देखिए। जो इनोवा कार 25 फरवरी की रात को मोलोन टोल प्लाजा पर दिखाई दी थी, वो अगले टोल प्लाजा पड़घा पर नहीं दिखाई दी। ये जो मुलुंड टोल नाका है, इस तरफ जो है थाने, घोड़बंदर, शाहपुर, भिवंडी का रास्ता जाता है। मुलुंड टोल नाके के बाद सबसे पहला जो टोल नाका आता है वो पड़घा टोल नाका है। लेकिन पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, उसके मुताबिक जो पड़घा सीसीटीवी फुटेज है, वहां पर गाड़ी जो है क्रॉस होती नजर नहीं आ रही है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इनोवा कार को ट्रैक करने के लिए 2 टोल प्लाजा के बीच सीसीटीवी की फुटेज बहुत जरूरी कड़ी है। मोलोन टोल प्लाजा पर इनोवा कार दिखाई दी, लेकिन पड़घा टोल से इनोवा कार नहीं निकली। मोलोन और पड़घा टोल की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। बीच में ठाणे और भिवंडी के लिए भी रास्ते निकलते हैं। या मुलुंड टोल नाके से पड़घा टोल नाके के बीच में पुलिस ने अपनी जांच काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी है, क्योंकि ये जो रास्ता है इसके बीच में कई ऐसे शहर हैं, बहुत सारे जो रास्ते हैं वो जुड़ते हैं। जो गाड़ी है वो ना पड़घा टोल नाका क्रॉस करती है, ना ही यहाँ से घोड़बंदर और गुजरात की तरफ जाती दिखती है। यानी कि पुलिस की जाँच मुलुंड टोल नाके से पड़घा टोल नाके के बीच में जारी है और लगातार जो है कई सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। जैसे ही ये गाड़ी मिली है उसके बाद से पुलिस के हाथ में जो सुराग मिल रहे हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं एक डेड एंड पे ले जा रहे हैं।
फिलहाल इसलिए क्राइम ब्रांच के पास जांच आगे बढ़ाने के लिए 3 पॉइंट हैं: ड्राइविंग डायरेक्शन, मोबाइल लोकेशन और पूरे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज। अब देखिए कि सफेद रंग की इनोवा कार इस वक्त कहां हो सकती है, यानी मुलुंड टोल नाके को क्रॉस करने के बाद ये कहां जा सकती है। मुलुंड से घोड़बंदर होते हुए पालघर गुजरात का रूट है, जबकि दूसरा हाईवे शाहपुर भिवंडी कल्याण होते हुए नासिक की दिशा में जाता है। इसलिए पुलिस की नजर अब इन दोनों रूट्स पर है, जो आसान काम नहीं है। क्राइम ब्रांच जो है लगातार भिवंडी के आसपास के एरिया में भी सर्च कर रही है, क्योंकि भिवंडी और उसके आसपास के एरिया में जो गाड़ियों के पार्ट्स के कारोबार और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो भी काफ़ी तौर पर चलता है। ऐसे में वहाँ पर भी जो साजिश है उसकी शुरुआत होने की आशंका है। इस तरह किसी भी पॉइंट को नकारा नहीं जा सकता और पुलिस की जो जांच है लगातार इस मामले में जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इनोवा को ट्रेस करने के लिए इंटीरिया और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में घटना के वक्त एक्टिव रहे सभी मोबाइल का डेटा भी इकट्ठा कर रही है। ऐसा ही डेटा मुलुंड टोल नाका के आसपास भी निकाला जा रहा है। अगर ऐसे में उस वक्त एक्टिव रहे नंबर 1 जैसे मिलते हैं तो पुलिस आगे के इलाकों में उस नंबर को ट्रैक करके आगे की जांच कर सकती है। मुंबई पुलिस के साथ लगातार माइंड गेम खेला जा रहा है। मुंबई पुलिस ने डंप डेटा निकाला, अंबानी के घर, अंबानी परिवार के घर के पास का डंप डेटा और साथ ही मुलुंड टोल नाके के पास का डंप डेटा, लेकिन एक भी डेटा मैच नहीं कर पाया है अब तक। इससे साफ होता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने सेल फोन का कम से कम इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि मुंबई पुलिस की जांच एक कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम पीछे आ जाती है। फिलहाल सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करने के बाद कहां गई, इस कार को ट्रेस करना क्राइम ब्रांच के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। पुलिस अब इन दोनों रूट्स पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगाल रही है। जांच एजेंसियां घोड़बंदर, ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवंडी, इन शहरों में हर मेन रोड पर सीसीटीवी की फुटेज चेक की जा रही है। अब तक 10 से 15 टीमें मुंबई क्राइम ब्रांच की, एटीएस की, लोकल पुलिस की, साथ साथ एनआईए की टीम बनी हुई है, जो अलग अलग पॉइंट्स पर जांच कर रही है। कोई सीसीटीवी खंगाल रहा है, कोई डंप डेटा निकाल रहा है, कोई फिंगरप्रिंट्स के लिए एफएसएल के पास मौजूद है। सारी टीम्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। वहीं इनोवा गाड़ी पर जो नंबर प्लेट थी वो भी फर्जी साबित हुई है। इनोवा कार पर जो नंबर दिखाई पड़ रहा है वो MH04AN सीरीज का है और ये सीरीज सरकारी गाड़ियों को दी जाती है। इसी सीरीज में आरटीओ ने 4500 के आगे नंबर देना बंद कर दिया है, लेकिन इनोवा में उसके आगे का नंबर इस्तेमाल किया गया है। मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे गैरेजेस में पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई गाड़ी ठीक करवाने वहां आया था, क्या कोई नकली नंबर प्लेट बनवाने वहां आया था। मुंबई पुलिस इस वक्त इस केस को हाई प्रायोरिटी पे रख रही है और इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस केस में जिस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। इस पूरे मामले में अब सीधे गृह मंत्रालय से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। इस संगठन के दावे की जांच जो है महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय कर रहा है। मंत्रालय के अंदर गृह विभाग में तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद है और लगातार इस दावे की सच्चाई को लेकर अब जांच जो है आगे बढ़ रही है। साइबर सेल, साइबर क्राइम यूनिट, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, तमाम जो एजेंसीज है वो इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इस संगठन ने दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है। मुंबई में इस वक्त एंटीलिया के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और जो भी रास्ते इस तरफ जाते हैं उन पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। एंटीलिया के आसपास सभी रास्तों पर जहां भी कैमरे लगे हैं उनको चेक किया जा रहा है ताकि स्कॉर्पियो और इनोवा को लेकर और लिंक मिल सके। मुकेश अंबानी के एंटीलिया के पास संदिग्ध कार मिलने की घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस वक्त हम एंटीलिया के पास मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की है। मुंबई पुलिस के कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ जो एंटीलिया की सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो भी है और उसके अलावा सीआरपीएफ के पुलिस कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कई लेयर में सिक्योरिटी तैनात की गई है। यहाँ कमांडो भी है, पुलिस भी है और डॉग स्क्वाड भी। पुलिस को लगता है कि जिन लोगों ने एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखा उन्होंने कई हफ्तों से एंटीलिया की रेकी भी की, साथ में मुकेश अंबानी के काफिले को भी कई बार फॉलो किया। पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन हर एक एंगल से किया जा रहा है, जैसे कि 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज
देखे गए, पड़ताले गए, साथ ही साथ हर उस जगह की तफ्तीश की जा रही है जहां से ये गाड़ी निकली है और यहां तक पहुंची है। साथ ही साथ एक इनोवा कार की भी तफ्तीश इस वक्त मुंबई पुलिस के द्वारा चल रही है। और कोरोना को लेकर आज गुरुग्राम से एक डराने वाली खबर आई है। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में अब तक 23 लोग पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक बर्थडे पार्टी में हुई लापरवाही के बाद कोरोना के केस बढ़ गए। वैसे लापरवाही का आलम पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र और केरल हिटलिस्ट पर है। मुंबई से गुरुग्राम तक, केरल से पंजाब तक, देश के कई इलाकों में कोरोना फिर से लौट रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूम रहे हैं, शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, घरों में बिना किसी सावधानी के पार्टी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की लापरवाहियों की वजह से ही गुरुग्राम की इस सोसाइटी में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक साथ इतनी संख्या में कोरोना के मरीजों को देखकर प्रशासन परेशान है और सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं। 23 मरीजों के सामने आने के बाद सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इस समय हम गुरुग्राम की उसी सोसाइटी आयरियो विक्ट्री वैली के सामने है। सेक्टर 67 में ये सोसाइटी है और इसमें 4 टावर्स, टावर ए, टावर बी, टावर C5 और टावर डी, इन टावर्स में तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे फ्लोर्स हैं जिनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गुरुग्राम में कल भी यानी कि शनिवार को भी 60 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 60 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इनमें 14 मरीज एक ही सोसाइटी के हैं। हैरानी की बात यह है कि इस सोसाइटी में कोरोना के मरीज की पहचान रैंडमली हुई है। कुछ दिन पहले 3 मरीजों के सामने आने के बाद जब लोगों ने कोरोना टेस्ट किए तब 23 लोग पॉजिटिव निकले। इस घटना से यह बात साफ हो गई कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पूरे देश में कोरोना को लेकर लापरवाही का दौर जारी है, जिसकी वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या 16,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि देश में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। अगर लापरवाही का दौर इसी तरह से चलता रहा तो कोरोना काल के पुराने दिन फिर से लौट सकते हैं। जबकि 1 फरवरी को आए आंकड़ों को देखकर लगा कि देश में कोरोना की रफ्तार काबू में आ रही है और अब शायद कोरोना अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इसके बाद 2 फरवरी को यह बढ़कर 11,000 के ऊपर पहुंच गया और 3 फरवरी को कोरोना के करीब 13,000 नए मरीज सामने आ गए। यानी सिर्फ 1 महीने के अंदर देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है, जो एक डराने वाली स्थिति है। जिन लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी कि कोरोना का वायरस अब शांत हो चुका है और खतरा टल गया है, वो अपनी भूल सुधार लें, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,752 नए केस सामने आए हैं, जबकि 113 लोगों की मौत हुई। और सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना के कुल मामलों में से 80% मामले इन 8 राज्यों से हैं: महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना के केस एक बार फिर खतरनाक स्पीड से बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां रोजाना 8,000 से 9,000 केस सामने आ रहे हैं। मुंबई में पिछले 3 दिनों में 1000 से ज़्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही का क्या हाल है, जुहू चौपाटी की ये तस्वीर बयां करती है। यहाँ पर आप जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और यहाँ पर बाकायदा आपको ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जो बिना मास्क के हैं। जुहू चौपाटी की एक और तस्वीर दिखाते हुए यहाँ पर BMC द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि जो भी बिना मास्क के होगा उसको 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। लेकिन ये बगल की तस्वीर जो है कुछ और ही कहती है। बाकायदा मेला सा लगा है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना केसेस सबसे ज़्यादा हैं। बावजूद इसके लोगों का बर्ताव देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी। लोग जो हैं खुले में घूम रहे हैं, ग्रुप्स बनाकर लोग बैठे हैं, खाते पीते लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ज़्यादातर लोग बिना मास्क के। और ये जुहू चौपाटी की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल अगर आपको बताऊँ तो तकरीबन 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में BMC के मार्शल्स भी इस भीड़ में हैं। वो लोगों को बाकायदा मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बात को भी बिल्कुल इग्नोर करते हुए लोगों की ये जो आदत है मास्क ना पहनने की पब्लिक प्लेसेस में, वो क्लियर तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,623 केस जबकि 51 लोगों की मौत हुई। मुंबई में भी एक दिन में करीब 1,000 नए केस मिले हैं जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों से बीएमसी एक्शन में है। ऐसे में जिन बिल्डिंग्स में 5 केस भी सामने आ रहे हैं उन्हें भी सील किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही मुंबई में कोरोना फैलाने की बड़ी वजह बन रही है। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद बीएमसी की तरफ से लगातार उन बिल्डिंग्स को सील किया जा रहा है जहां पर 5 से ज़्यादा केसेस आते हैं। ऐसे में बीएमसी सबसे पहले जो बिल्डिंग्स हैं उसके बाहर सील बिल्डिंग का नोटिस लगाती है। ये टी वार्ड मुलुंड का एरिया है जहां पर इस बिल्डिंग के बाहर नोटिस लगाया गया है सील बिल्डिंग का, और ये भी लिखा गया है द एंट्री टू दिस एरिया बिल्डिंग, और जो इनसाइड द एरिया है वॉयलेटेड है, यानी कि अगर आना जाना होता है बिना मास्क और बाकी चीज़ों का तो ये एक वॉयलेशन में आता है बीएमसी के रूल्स के साथ। तो यानी कि इस बिल्डिंग को सील किया गया है। लेकिन जो विजुअल्स आपको हमने दिखाए, लोगों की दृश्य दिखाए कि लोग जो हैं फ्रीली इस तरह आ जा रहे हैं, और आपको लोगों की आपकी बिल्डिंग सील है। देखिए आपकी बिल्डिंग सील है। देखिए बिल्डिंग सील होने के बावजूद लोगों की जो आना जाना है वो जारी है। ऐसा क्या हुआ कि काबू में आया कोरोना पिछले 3-4 महीनों के बाद फिर से बेकाबू हो गया? इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई हैं। इसमें कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है क्योंकि यह पुराने वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता है। इसमें वायरस लोड कम होने पर भी मरीज को ज्यादा बीमार करता है। हालांकि देश में अभी नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या काफी कम है, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल जैसे राज्यों में ही नए स्ट्रेन के मरीज देखे गए हैं। अब इन नए और पुराने स्ट्रेन के लक्षणों में क्या फर्क है यह भी समझ लीजिए। पुराने स्ट्रेन में खांसी की परेशानी सबसे ज्यादा कॉमन है, जबकि नए स्ट्रेन में आंखों में इंफेक्शन भी देखा गया है। पुराने स्ट्रेन में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में 90% को बुखार होता है, जबकि नए स्ट्रेन में बुखार के अलावा डायरिया जैसी परेशानी ज्यादा हुई है। इसके अलावा पुराने संक्रमण में कमजोरी के अलावा गंध और स्वाद में भी कमी देखी गई है, जबकि नए स्ट्रेन में उंगलियों के रंग में बदलाव बिल्कुल नया लक्षण देखा गया है। लेकिन नए स्ट्रेन में मौत का खतरा पहले से कम देखा गया है। इस सब के बावजूद लोगों की मास्क ना पहनने की जिद और 2 गज की दूरी वाली लापरवाही ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की संख्या पिछले हफ्ते भर से लगातार बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों के अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़े 1000 का आंकड़ा पार करते हुए, जबकि पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा संख्या पाई गई है। इस वक्त मेरे साथ डीकेसी अस्पताल के डीन डॉक्टर राजेश ढेरे मौजूद है। सर, किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो ओल्ड कोविड था उसको लेकर, और अभी की जो स्थिति है नए कंडीशन में किस तरह से कोविड में चेंजेस पाए जा रहे हैं? हाँ, पिछले 3 हफ्ते से जो चेंजेस है आपको पता है कि नंबर बढ़ते जा रहा है। डेली जो मुंबई में 150-200 पॉजिटिव केसेस नए आ रहे हैं। वायरुलेंस बढ़ चुका है बट सीवियरिटी कम हो चुकी है। मास्क को मुसीबत समझने वाली सोच ने महाराष्ट्र में कोरोना की स्पीड को फिर से बढ़ा दिया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ाना कोरोना को अपने नजदीक बुलाने का कारण बन गया। मुंबई की रफ्तार कही जाने वाली लोकल ट्रेन को फिर से शुरू करने को भी संक्रमण का कारण माना गया। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ भाड़ फिर से कोरोना फैलने का कारण बन गए। बात चाहे कोरोना के नए स्ट्रेन की हो या फिर पुराने स्ट्रेन की, लड़ाई का तरीका भी वही है और हथियार भी वही है। लेकिन हाँ, इसमें एक ढाल जरूर जुड़ गई है और वो है वैक्सीन। वैक्सीन लगने के बाद भी अगर सावधानी रखी जाए तो कोरोना का कितना भी शक्तिशाली स्ट्रेन आ जाए, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए देश में कोरोना वैक्सीन के सेकंड फेज की तैयारी शुरू हो गई है। इस फेज में 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 1 मार्च को 60 वर्ष से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। वैक्सीन लग रहे हैं और इस वक्त हम जो सरकारी हॉस्पिटल है जेपी हॉस्पिटल भोपाल का, वहाँ पर और निजी अस्पताल की तरह साफ सफाई साफ दिख रही है और ये कहा जाए कि निजी अस्पताल से कमतर नहीं है सरकारी अस्पतालों में भी सेवाएं। और इस वक्त यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर भी भोपाल कलेक्टर तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। सर, व्यवस्थाएं तो देखने को समझ में आ रही हैं सर कि निजी अस्पताल कहीं
ऐसा तो नहीं कि सरकारी अस्पताल से बेहतर निजी दिखाई देंगे हमको? नहीं, मैं इनफैक्ट आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी निजी अस्पताल से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं आपको सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी। भोपाल की तरह लखनऊ में भी 1 मार्च से वैक्सीनेशन का सेकंड फेज शुरू हो रहा है। तैयारियां पूरी हैं। हेल्थ लाइन वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 60 साल से ऊपर और 45 साल के ऊपर बीमार लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ में 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जो ज़्यादा बीमार लोग हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगेगी 1 मार्च से, उनकी तादाद करीब 6 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके लिए लखनऊ में 170 अस्पतालों में ये टीके लगाए जाएंगे, जिसमें से 33 जो है वो सरकारी अस्पताल हैं और 137 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये कल जो टीका लगेगा पहले फेज का, वो 4 अस्पतालों में लगेगा, क्योंकि पहला दिन होगा जिसमें 3 सरकारी अस्पताल होंगे, KGMU सिविल अस्पताल, लोहिया अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल शेखर हॉस्पिटल होगा जो इंदिरा नगर में है, और यहाँ पे टीके की तैयारी चल रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही और कोरोना को हल्के में लेने की वजह से देश के कई इलाकों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आदतें नहीं बदली गई तो आने वाले दिनों में संकट आना तय समझिए। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें, मास्क के बिना बाहर ना निकलें। कल से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।